नमस्कार छात्रों। अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर, मैं डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़, हिंदी विभाग। तृतीय वर्ष साहित्य हिंदी विशेष 3 हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल, उसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। उसका कालखंड है संवत 1700 से 1900 तक। रीतिकाल की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को यद्यपि सामान्यतः रीतिकाल के नाम से संबोधित किया जाता है, तथापि रीतिकाल के नामकरण का प्रश्न भी पूर्ववर्ती आदिकाल एवं भक्तिकाल के नामकरण के प्रश्न की ही तरह पर्याप्त वादग्रस्त रहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगाल काल का नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल नाम देना उचित समझा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जैसा कि इस ग्रंथ के आरंभिक पृष्ठों में कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में इस प्रकार विभाजित किया है। आदिकाल, वीरगाथा काल उसको कहा गया है, संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल उसको हम गद्य काल कहते हैं, संवत 1900 से 1984 तक। इस विभाजन के अनुसार शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल इन दोहरे नामों से संबोधित किया है। उपर्युक्त नामकरणों में से मिश्र बंधुओं के द्वारा सूचित अलंकृत काल नाम वैज्ञानिक न होने से स्वीकरणीय नहीं हो सकता। आचार्य शुक्ल जी का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से संबोधित करना इसलिए समुचित प्रतीत होता है कि उससे उस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति अवगत हो जाती है। स्पष्टतः है कि इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का विशेष बोलबाला था। रीतिकाल को अलंकृत काल या कला काल या श्रृंगार काल आदि शब्दों से अभिहित करना कहाँ तक उचित या अनुचित है, इस पर विचार करने से पहले रीति शब्द के अर्थ का विश्लेषण करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। रीति शब्द को विशिष्ट पदरचना रीतिया ऐसा कहा गया है, अर्थात विशिष्ट पदरचना और काव्यांग निरूपण या काव्य विधान का ढंग के अर्थ में लिया जाता है। इस प्रकार रीतिकाल की पृष्ठभूमि और उसका नामकरण विस्तृत आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत पहली प्रवृत्ति आती है श्रृंगारिकता, दूसरी प्रवृत्ति है अलंकारिकता, तीसरी भक्ति और नीति, चौथी है काव्य रूप, पांचवी है व्रज भाषा की प्रधानता, और अगली है लक्षण ग्रंथों का निर्माण, वीर रस की कविता, आलंबन के रूप में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजना पद्धति, नारी चित्रण, विविधमुखी साहित्य, जीवन दर्शन, हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख ऐसी 13 प्रवृत्तियाँ इसके अंतर्गत है। इसमें पहली प्रवृत्ति आती है श्रृंगारिकता। रीतिकाल में सर्वत्र श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों का प्रमुख वर्ण विषय
नायिका भेद, नकशिक वर्णन, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना रहा है। फिर भी उसके माध्यम से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से श्रृंगार का भी प्रतिपादन किया है। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का खुलकर वर्णन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने सुरति वर्णन के अवसर को भी हाथ से जाने नहीं दिया। श्रृंगारिकता के प्रति उन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। अगली प्रवृत्ति आती है अलंकारिकता। रीति काव्य की दूसरी प्रधान प्रवृत्ति है अलंकारिकता। प्रदर्शन, चमत्कार एवं रसिकता प्रधान इस युग में इस प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक भी था। चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना इस युग का लक्ष्य और सफलता का मानदंड बन गया था। बहुत से कवियों ने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण रचे। इस युग में अलंकारिकता इतनी मात्रा में फूली फली की अलंकार साधना से साध्य बन गए। इस प्रकार यह दूसरी रीतिकालीन प्रवृत्ति अलंकारिकता है। अगली प्रवृत्ति आती है भक्ति और नीति। रीति काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ यत्र तत्र बिखरी हुई मिल जाती है, परंतु इसके आधार पर रीति काव्य को भक्ति परंपरा में बिठाना नितांत भ्रामक होगा। रीतिकालीन कवियों की भक्ति श्रृंगारिकता का अंग थी। विशुद्ध भक्ति का उसमें नितांत अभाव सा है। अपनी इसी प्रवृत्ति के अनुरूप रीति कवियों ने नायक नायिका के लिए बार बार हरि हरि और राधिका शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार भक्ति और नीति यह रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति रही है। रीतिकालीन साहित्य की अगली प्रवृत्ति आती है काव्य रूप। रीति काव्य के काव्य की दृष्टि का उद्देश्य मुख्यतः अपने समय के राजाओं एवं रईसों की रसिकता की वृत्ति को पुष्ट करना था। ऐसी स्थिति में चमत्कार, उत्पादनार्थ तथा वाहवाही की प्रवृत्ति के लिए कवि को मुक्तक काव्य शैली अधिक अनुकूल पड़ी। वह समय प्रबंध काव्य के निर्माण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। रीति काव्य में अधिकांशतः कविता, सवैया और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग उस काल के कवियों ने किया हुआ देखने को मिलता है। श्रृंगार रस का उसमें अधिक उपयोग हुआ है। वैसे तो इस युग में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, परंतु मुक्तक काव्यों की अजस्र धारा के सम्मुख वे नगण्य सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में काव्य रूप यह प्रवृत्ति विशेष रूप में उन कवियों के काव्य में देखने को मिलती है। रीतिकालीन साहित्य की अगली प्रवृत्ति आती है व्रज भाषा की प्रधानता। व्रज भाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। एक तो यह मध्य प्रदेशीय भाषा थी, दूसरे यह प्रकृति से मधुर थी और साथ ही कोमल रसों की सुंदर अभिव्यक्ति की इसमें अपार क्षमता थी। इस समय व्रज भाषा में विशेष निखार, माधुर्य, प्रांजलता और प्रौढ़ता आ गई है। इस प्रकार व्रज भाषा की प्रधानता उस कालखंड के कवियों की और रीतिकालीन कवियों की प्रधानता इसके अंतर्गत इस भाषा की रही है। अगली रीतिकाल की प्रवृत्ति आती है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे।
रीतिमुक्त कवियों को छोड़कर प्रायः इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है, परंतु मौलिकता के अभाव में इन ग्रंथों से भारतीय काव्यशास्त्र को कोई लाभ नहीं हुआ है। अगली प्रवृत्ति आती है वीर रस की कविता। श्रृंगार रस की प्रधान धारा के साथ क्षीण रूप में वीर रस की धारा भी इस काल में प्रवाहित रही है। भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में वीर रसात्मक काव्य की सृष्टि की है। इन कवियों में राष्ट्रीयता का शोर प्रधान रूप में विद्यमान है। इस कालखंड के कवियों ने अपने काव्य में वीर रस महत्वपूर्ण रस माना है। अगली प्रवृत्ति आती है आलंबन के रूप में प्रकृति चित्रण। रीति काव्य में प्रकृति चित्रण प्रधानतः आलंबन के रूप में हुआ है। इन कवियों द्वारा प्रकृति का चित्रण नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल किया गया है। संयोग में उसका मनोमुग्धकारी उत्फुल्ल रूप है, जो वियोग में उसका विदग्धकारी रूप। प्रकृति का उद्दीपन के रूप में किया गया चित्रण मुख्यतः षट ऋतु और 12 मासों की चित्रण पद्धति पर हुआ है। अगली प्रवृत्ति आती है अभिव्यंजना पद्धति। रीतिकालीन कवियों ने वातावरण की अभिव्यंजना के लिए रचनात्मक, अनुकरणात्मक तथा लक्षणात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त विश्लेषणों में चित्रोपम सौंदर्य मोहक रूप में निहित है। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में अभिव्यंजना पद्धति रही है। अगली विशेषता है नारी चित्रण। राजाश्रित कवि नारी के कुछ कटाक्ष के महीन से ही महीन विलासात्मक रंगीले भड़कीले चित्र उतारकर अपने स्वामी के गहरे विषाद को दूर करने में प्रयत्नशील रहते थे। नारी के अनेक रूपों गृहिणी, जननी, देवी, भगिनी आदि पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। उन्होंने सर्वत्र नारी के प्रति गहरी आसक्ति प्रदर्शित की है। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में नारी चित्रण यह विशेष प्रवृत्ति रही है। अगली प्रवृत्ति है विविधमुखी साहित्य। रीतिकाल भारतीय संस्कृति और साहित्य का पुनरुत्थान काल है। इस काल में ज्ञान संग्रह के रूप में अनेक विषयों से संबंध ऐसे ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, रमल, शालिहोत्र, कामशास्त्र, राजनीति, पाकशास्त्र, सुरापान, संगीत शास्त्र आदि का निरूपण हुआ है। इस प्रकार रीतिकालीन प्रवृत्तियों में विविधमुखी साहित्य इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेष महत्व रखती है। अगली रीतिकालीन प्रवृत्ति है जीवन दर्शन। रीति काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है यथार्थ जीवन के प्रति गहरी अभिरुचि। इस काल के कवि का मुख्य उद्देश्य है जीवन और यौवन के वास्तविक और रमणीय स्वरूप का चित्रण करना। जीवन के संतुलित दृष्टिकोण का इसमें नितांत अभाव है। इस प्रकार रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों में जीवन दर्शन उन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अगली रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में अंतिम प्रवृत्ति आती है हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण। रीतिकाल में गद्य लेखन का कार्य भक्तिकाल की अपेक्षा अधिक हुआ है। इस युग में प्राप्त ब्रज और राजस्थानी का गद्य निश्चयतः समृद्ध और प्रचुर है। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण यह प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इस प्रकार रीतिकालीन
प्रमुख प्रवृत्तियों में अभी हमने जो प्रवृत्तियाँ रीतिकाल की देखी है उसमें प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है पहली श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, भक्ति और नीति, काव्य रूप, ब्रज भाषा की प्रधानता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, वीर रस की कविता, आलंबन के रूप में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजना पद्धति, नारी चित्रण, विविधमुखी साहित्य, जीवन दर्शन, हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। धन्यवाद।